नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस जिसका एग्जाम 28 जून को है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ ले सके बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बच्चों, 14 साल तक के यहाँ पे से दिया हुआ है कि कर लीजिएगा आप लोग, 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाना एवं उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच होना शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसी को क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार कहते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आदर्श आचार संहिता क्या है? तो देखिए बच्चों, चुनाव आयोग, यहाँ पे 2 बार चुनाव आयोग लिख गया, एक बार काट लीजिए आप लोग। देखिए, चुनाव आयोग उम्मीदवारों एवं दलों के चुनाव प्रचार के लिए आदर्श व्यवहार सुनिश्चित करती है। इसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। इसके अनुसार उम्मीदवार किसी भी धार्मिक स्थल एवं सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते एवं सत्ताधारी दल बड़े नीतिगत फैसले नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखिए जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव का जिस दिन से ही ऐलान किया जाता है उसी दिन से आपका आदर्श आचार संहिता लग जाता है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन से सरकार की पावर को सीज कर दिया जाता है। सरकार कोई भी बड़ी नीतिगत फैसले अपने नहीं ले सकते क्योंकि वो भी चुनाव में आपका शामिल होते हैं, ना ही कोई भी सरकारी धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर आपका नाथसी पार्टी का संस्थापक था बच्चों। कहीं कहीं पे आपको नाथसी पार्टी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही, कंफ्यूज मत करिएगा। नाथसी पार्टी और नाथसी पार्टी दोनों आपका एक ही, दोनों के संस्थापक कौन है? हिटलर है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? तो ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। देखिए, घुमंतु कृषि किसे कहते हैं? देखिए क्या किया जाता है, जंगल को मतलब काटा जाता है और वह उससे साफ किया जाता है और उसमें कुछ दिनों के लिए खेती किया जाता है बच्चों। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, लगभग 10 से 12 साल उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद वहां पे खेती किया जाता है, फिर दूसरी जगह खेती किया जाता है। समझे? एक बार खेती करने के बाद फिर दूसरी जगह किया जाता है खेती, फिर दूसरी जगह साफ किया जाता है और दूसरी जगह खेती किया जाता है बच्चों। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? झूम या घुमंतु खेती कहते हैं। मतलब घूम घूम करके कृषि किया जाता है, एक जगह स्थिर होकर कृषि नहीं किया जाता है। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि झूम खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जो जंगली क्षेत्रों में की जाती है। इसमें किसी खास समय के अंतराल पर जंगल के किसी हिस्से को काटा और जलाया जाता है। उस जंगली जमीन की राख पर मानसून काल में बीज बो दिए जाते हैं। मतलब मानसून काल मतलब जिसमें वर्षा ऋतु में, ठीक है, अभी आपका मानसून काल है, ठीक है, उसे अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इन खेतों में 1 या 2 साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक भर्ती यहाँ पे परती हुआ, ठीक है, परती का मतलब उसे खाली छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है जिससे वह फिर से जंगल वहां पे क्या हो, जंगल पनप पाए। तो इसी प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं बच्चों? झूम कृषि, तो आपका क्या कहते हैं? घुमंतु कृषि कहते हैं बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और ये आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। तो देखिए बच्चों, अब प्रश्न आपका निर्धनता की परिभाषा है, यानी कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं उसको बताएं। निर्धनता का मतलब क्या हो? जिसके पास धन ना हो, जो गरीब है, उसी को क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अनुसार आपको जवाब देना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन आय एवं उपभोक्ता के स्तरों पर आधारित है। यदि एक व्यक्ति की आय उपभोग मूलभूत आवश्यकताओं की न्यूनतम स्तर से नीचे होता है तो उसे क्या माना जाता है? निर्धन माना जाता है, उसे निर्धनता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक पर्टिकुलर मतलब फी किया गया पैसा कि इतना आप कमाते हैं तब आप निर्धन माने जाएंगे, नहीं तो इससे ज्यादा कमाते हैं तो आप निर्धन नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की
एक न्यूनतम स्तर यानी कि एक न्यूनतम राशि अगर आप कमाते हैं जिससे आपका घरेलू जीवन, आपका दैनिक जीवन चल जा रहा है, तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे, निर्धन नहीं माने जाएंगे। अगर आप नहीं कमाते हैं तब आप निर्धन माने जाएंगे, गरीब माने जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है बच्चों? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आपका पहले था 7 मौलिक अधिकार, लेकिन एक हटा दिया गया। किसके? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नहीं जानते हैं तो किताब पढ़ करके कमेंट कीजिए, और तो गूगल में सर्च करिए, कमेंट कीजिए बच्चों। अगर आप सर्च करते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार आपका था, उसे हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, उन वनस्पतियों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है जो अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक अपने मानवीय हस्तक्षेप या प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? अगर आप प्राकृतिक वनस्पति जानते हैं बच्चों तो उसे ही लिखिएगा। दोनों आपका एक ही होता है, मतलब जिसमें क्या होता है बच्चों, अपने आप वो पेड़ पौधे उगते हैं जिस पर मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा उगा जाता है पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जर्मन संसद का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राइक्सटाग। क्या नाम है? राइक्सटाग जर्मन के संसद का नाम है बच्चों। और हमारे भारतीय संसद का नाम क्या है? संसद, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो देखिए बच्चों, नियोजित पद्धति से वनों के प्रबंधन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत वनों से काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ों की सुव्यवस्थित तरीके से लगाए जाते हैं। मतलब ये हुआ बच्चों, आप 10 को पेड़ काट लिए, अरे को पेड़ नहीं लगाए, मतलब वैज्ञानिक तरीके से आप पेड़ नहीं लगा रहे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? वैज्ञानिक वानिकी नहीं कहेंगे। अगर आप पेड़ एक काटे, आप पेड़ लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से आप पेड़ लगा रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से पेड़ लगा रहे हैं, नियोजित तरीके से अगर आप पेड़ लगा रहे हैं उसे काट करके, तो उसे क्या कहेंगे? वो वैज्ञानिक वानिकी कहेंगे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। मतलब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति निर्धन है मतलब गरीब है, इसके कुछ तो आयाम होंगे ना, तो कैसे निर्धारित करेंगे, उसी का मतलब हो गया आयाम। तो उसी को लिखना है कि हम कैसे निर्धारित करेंगे कोई व्यक्ति निर्धन है। तो देखिए बच्चों, निर्धनता को निर्धारण करने के 2 आयाम निम्नलिखित है। पहला क्या है बच्चों कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं होना, मतलब खाने पीने के लिए भी वो अपने खाने पीने के जो संसाधन है वो भी नहीं जुटा पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? वह व्यक्ति आपका निर्धन है, गरीब है। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है बच्चों कि भुखमरी की स्थिति में आश्रय का नहीं होना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये 2 व्यायाम है आपका निर्धनता के ये निर्धारित करने के बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय शक्तियों की मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। तो देखिए बच्चों, ध्रुवीय शक्ति में आपका जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों देश आपका किस में शामिल थे बच्चों? ध्रुवीय शक्ति में शामिल थे, ठीक है। बाकी बात आपका मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मित्र राष्ट्र में संयुक्त अमेरिका आपका शामिल था, ठीक है, सोवियत संघ शामिल था, कौन कौन सा राष्ट्र आपका शामिल था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसे आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वही मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूं। अगर आप कमेंट कीजिएगा जानते हैं तो आपको और भी ज्यादा याद होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, स्लीपर लकड़ी का कठोर तख्त होता है, इस पर रेल की लोहे की पटरियां बिछाई जाती है। यह रेल की पटरी पर को उनकी जगह पर स्थिर रखता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखिएगा आप लोग, इस प्रकार से रेल आपका रहता है ना पटरी, ठीक है, तो इसके बीच में देखिए इस प्रकार के लकड़ी को दिया जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चों? दबना नहीं दिया जाता है, मतलब सारा बराबर भार, ये मतलब जितना भी अगर एक जगह यहाँ पे ज्यादा भार पड़ रहा है पहिया, तो ये क्या करता है? हर जगह पूरा यहाँ से यहाँ तक भार को ट्रांसफर कर देता है, हर एक जगह भार को बांट देता है, ठीक है, मतलब उसकी स्थिति को बनाए रखता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? जो इस तरह का लकड़ी का दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये आपका पटरी हो गया लोहाला, तो इस तरह से बीच बीच में लकड़ी का दिया हुआ रहता है बच्चों। गिट्टी भी दिया रहता है, ऊपर से आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं आप लोग देखेंगे ट्रैक कर को तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, नीचे दिया हुआ रहता है, बहुत सारे छोटा छोटा गिट्टी भी दिया हुआ रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए निर्धनता से आप क्या समझते हैं।
तो अभी कुछ देर पहले शायद ये क्वेश्चन हो चुका है ना, चलिए एक बार और बताते हैं। जब आम लोगों को आय एवं उपभोक्ता जैसे स्तर पर दो भागों में बांटते हैं तो उस कटाव बिंदु को निर्धनता रेखा कहते हैं। यह काल्पनिक रेखा किसी भी देश की जनसंख्या को दो वर्गों में विभाजित करता है, एक आपका निर्धन और आपका जैसे बीपीएल सुनिए ना बच्चों, तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसी को क्या कहा जाता है, निर्धनता रेखा कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक स्तर बांट दिया जाता है कि इससे कम अगर आपका आय है तो आप निर्धन माने जाएंगे, इससे अधिक आपका आय है तो आप निर्धन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा एक स्वीकृत न्यूनतम मापदंड है जिसके नीचे के लोग क्या होते हैं, निर्धन माने जाते हैं, मतलब गरीब माने जाते हैं, ऊपर के लोग गैर निर्धन मतलब अमीर माने जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ये आप लोग आराम से समझ रहे होंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं, जहां पे अरे काटा के चोरा आने जाता है, नहीं समझा, काट का चावल लाने के लिए नहीं आता, डीलर के पास छुड़ाने के लिए, तो वही आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है आपको। देखिए बच्चों, ये आपका 3 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लोगों के बीच खाद्यान्न का वितरण करता है, मतलब जो आपको चावल और गेहूं बांटता है। ठीक है, इसमें अनाज को विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग को वितरित किया जाता है। इस राशन के दुकानों में उचित दर पर खाना पकाने के लिए केरोसिन तेल, उचित दामों पर खाना पकाने के लिए केरोसिन तेल की भंडार आता है। ये सारे यहाँ पे जो आपका चीनी खाद्यान्न को खाना पकाने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको लिख देना बच्चों की राशन कार्ड के माध्यम से सीमित मात्रा में सामान मिलता है, मतलब ये आपका यूनिट के अनुसार दिया जाता है। आप लोग दीजिएगा कि एक व्यक्ति पर 5 किलो देता है। ठीक है, दो पीला कार्ड वालों को 35 किलो दिया जाता है। इससे भी आप लोग अपने से आप जितना बना करके लिख पाएंगे बच्चों, उतना ही आपको वहां पे अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए 16वां प्रश्न आपका कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? रिपीट हो रहा है प्रश्न, पहले भी बताया 1993 में। शिक्षा का अधिकार, ये भी आपका रिपीट हो रहा है प्रश्न, ये भी आपको मैंने पहले बताया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जगत में विराम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको आंसर यहाँ से है। ठीक है, देखिए उत्तरी वर्षा, ये देखिए यहाँ पे वर्षा एक रुक रुक करके होती है, एक समय के कुछ ही दिनों तक होती है, बीच में जो अंतराल होती है उसी मानसून विराम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखिए मानसून में विराम, यही हो गया जगत में विराम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनमत संसद का नाम क्या है? तो अभी कुछ देर पहले बताए थे, आपका रिपीट हो गया प्रश्न, चलिए हटाइए। अगला क्वेश्चन देखिए वैज्ञानिक शायद आपका रिपीट हो गया प्रश्न ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। शायद जो टाइपिंग किए वो रिपीट कर दिए होंगे, प्रश्न को ध्यान नहीं दिए होंगे इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो सबसे पहले आप लोग समझिए बच्चों कि बफर स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? भंडारण, किसी भी सामान को भंडार करना, जैसे चावल का आटे, गेहूं का आटा का भंडारण करना, क्या हो जाएगा ये, उसी को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। कुछ भी समाज का आप लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। लेकिन खाद्यान्न फसलों का भंडारण करना क्या कहलाता है? एक जगह पर बहुत ज्यादा भंडारण बफर स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो देखिए बच्चों, सरकार बफर स्टॉक आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अन्न की कमी वाले क्षेत्रों में गरीबों की बाजार दर से कम कीमत पर अनाज वितरण के लिए बनाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बफर स्टॉक का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? मान के चलिए कोई भी युद्ध हो गया, अब तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ठीक है, तो उस समय क्या करती है, जो स्टॉक करके रखती है खाद्यान्न फसलों को सरकार, उसे क्या करती है? गरीब जनता में बाजार मूल्य से कम दामों पर उसे बांटती है बच्चों। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहते हैं। मतलब स्टॉक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बफर। लेकिन यही इसका क्या हो जाता है? उद्देश्य होता है, ताकि कभी भी खाद्यान्न की कमी नहीं हो। क्लियर है? उसके बाद देखिए अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बच्चों, अधिकार लोगों के वे न्याय संगत एवं तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति मिलती है और उसे कानून के द्वारा वैधानिक मान्यता मिली है। अधिकार लोगों की सुरक्षा, उसके समान एवं समान अवसर की संवैधानिक व्यवस्था है बच्चों। तो ये हो गया आपका अधिकार, ज्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची क्या है? तो देखिए बच्चों, लोकतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था में निर्वाचन से पहले मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को तैयार किया जाता है। इस सूची को मतदाता सूची कहते हैं। समय समय पर मतदाता सूची में नवीकरण किया जाता है, मतलब उसमें बदलाव किए जाते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, उसका नाम को काटा जाता है। कुछ नए लोग होते हैं जिसका 18 साल होता है, उसके नाम को मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। तो मतदाता सूची का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आपका चुनाव आयोग है
वो क्या करता है कि कितने मतदाता सूची का निर्माण करता है, कि उसमें सूची बनाता है एक कि कितने मतदाता हैं, और उस सूची में जिसका नाम जो रहता है वही क्या करते हैं, वोट दे पाते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदान के लिए सूची का तैयार किया जाता है, मतदाताओं के लिए सूची को तैयार किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की मानसूनी जलवायु पाई जाती है बच्चों। अभी मानसून आ रहा है क्या? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बच्चों, भोजन के अभाव में शरीर में पोषक तत्वों की गंभीरता कमी की स्थिति को क्या कहते हैं? भूखमरी कहती हैं। यह कुपोषणों की चरम रूप है। इसके कारण शरीर में अंग कमजोर होने लगते हैं और लंबे समय तक ये भुखमरी की स्थिति से मृत्यु भी हो सकती। तो ये आपका हो गया भुखमरी बच्चों। भुखमरी का मतलब क्या होता है? भोजन का अभाव, शरीर में पोषक तत्वों की गंभीर कमी को क्या कहते हैं? भुखमरी कहते हैं बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मैंने टॉप 20 प्रश्नों को बताया बच्चों। आपका 5-6 प्रश्न रिपीट हो गया था, इस वजह से मान के चलिए टॉप मैंने 20 प्रश्नों को बताया। इससे बाहर आपका मतलब जो ये अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना है। धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियो अगर आएगा तो मैं आपको और भी वीडियो आएगा तो आप लोग चैनल पे बने रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइंस का भी आपका बेहतरीन तरीके से आप तैयारी आपको करवाया जाएगा, मैथ का भी तैयारी करवाया गया था। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।